तो अपन देखेंगे बर्नआउट। ठीक है, तो ये कहता है पहले कि बर्नआउट क्या है। तो कहता है जब कोई कर्मचारी होता है तो उसमें एक तनाव का रूप है ये कहता है जब कोई लगातार काम के तनाव से इंसान पूरी तरह टूट जाता है और उसकी काम करने की क्षमता खत्म होने लगती है, उस स्थिति को ही क्या कहता है, बर्नआउट कहते हैं। तो एक्चुअली में हुआ क्या था, एक मलाश नाम का एक आदमी था, उसने एक परिभाषा दी। बर्नआउट भावनात्मक थकावट है, व्यक्तित्वहीनता है, ठीक है, और व्यक्तिगत उपलब्धियों में कमी का एक लक्षण है। तो तीन चीजें कहता है मलाश। क्या है? भावनात्मक थकावट, व्यक्तित्वहीनता, और व्यक्तित्वहीनता का मतलब है लोगों से अलगाव, और व्यक्तिगत उपलब्धि में कमी। तो ये क्या कहता है, ये मलाश की डेफिनेशन है। तो ये कहता है किन क्षेत्रों में ज्यादा होता है। तो ये कहता है उन लोगों में ज्यादा देखा जाता है जो दूसरों की सेवा, लोगों के साथ सीधा काम करते हैं, ठीक है, जैसे कि शिक्षक हो गए, डॉक्टर हो गए, स्वास्थ्य कर्मी हो गए, पुलिस, बैंकिंग, बीमा आदि। फिर कहता है बर्नआउट के मुख्य घटक या परिणाम क्या क्या हैं। तो कहता है मलाश की जो डेफिनेशन थी उसी के अनुसार अपन बता देंगे कि मलाश की बर्नआउट के रूप से तीन चिंताओं समस्याओं का मेल है: भावनात्मक और शारीरिक थकावट, कार्य उत्पादकता में कमी, और अत्यधिक व्यक्तित्वहीनता यानी कि दूसरों के प्रति असंवेदनशील। तो बस यही है। फिर वो अपना आगे चले, तो अगर इसकी सामान्य डेफिनेशन दें तो अपन कैसे लिखेंगे। तो अपन लिखेंगे कि तनाव लगातार बने रहने से किसी व्यक्ति में दो प्रकार की परेशानी आती है, जो होती है एक तो शारीरिक परेशानी और एक होती है मानसिक परेशानी। ठीक है, तो शारीरिक परेशानी किस किस कारण से हो सकती है, जैसे दीर्घकालिक कोई भी या पुरानी थकावट हो, शरीर में कमजोरी हो, या फिर ऊर्जा की भारी कमी हो। और मानसिक परेशानी हो सकती है उत्तेजित उत्तेजना, घबराहट, दुश्चिंता, या खुद को असहाय महसूस करना। तो ये है। तो सामान्य डेफिनेशन में बताएंगे कि लगातार तनाव के रहने के कारण व्यक्ति में शारीरिक और मानसिक परेशानी उत्पन्न होती है, यही बर्नआउट है। फिर बर्नआउट के मुख्य आयाम का विस्तार करते हैं अपन। तो कहते हैं कि इसके कारण भावनात्मक और शारीरिक थकावट हो सकती है, जो कि मलाश की डेफिनेशन में अपन ने देखा था। तो कहता है कि यह व्यक्ति की एक आंतरिक स्थिति होती है जो निजी और ऑफिस दोनों कारणों से पैदा हो सकती है। अब इसके व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं जैसे शादीशुदा जिनकी में समस्याएं हों, कानूनी उलझन हो, या पैसों की तंगी हो। और इससे प्रभाव क्या होगा, जब ये समस्याएं भारी पड़ जाती हैं तो कर्मचारी खुद को संभाल नहीं पाता, असहाय महसूस करता है, काम छोड़ देता है। तो ये तो हो गई भावनात्मक और शारीरिक थकावट। दूसरा अपन ने देखा था उत्पादकता में कमी। तो इसमें कहता है कि आमतौर पर कर्मचारी व्यस्त रहकर नतीजे लाता है, ठीक है, अपनी सैलरी में बढ़ोतरी पाता है, प्रमोशन पाता है, और तारीफ पाना पसंद करता है, जिससे उसको काम का बोझ नहीं लगता। पर बर्नआउट की स्थिति में क्या होता है, उसकी काम करने की क्षमता, रुचि, आउटपुट बहुत गिर जाती है, यही उत्पादकता में कमी है। ठीक है, फिर अपन आगे देखें इसमें। तो वो कहता है कि अत्यधिक अमानवीकरण। इसमें क्या कहता है कि जैसे जैसे तकनीकी प्रगति हो रही है, स्वचालन आ रहा है, यानी ऑटोमेशन आ रहा है, तो तकनीकों और मशीनों के बढ़ते इस्तेमाल से काम अपने आप हो रहा है, जिससे काम में मानवीय भावनाएं कम हो रही है, ठीक है, और अमानवीय माहौल बन रहा है। अत्यधिक नियम, कानून, सख्त शर्तें, मशीनी काम की वजह से कर्मचारियों के बीच पारस्परिक जो संबंध है वो घटने लगते हैं, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, सहकर्मी और जो काम से इंसान का भावनात्मक जुड़ाव खत्म होने लगा है। तो ये होता है अत्यधिक अमानवीकरण, जिससे क्या होता है, लोग बहुत जल्दी बर्नआउट के शिकार हो जाते हैं। ठीक है, फिर एक कहता है कर्तव्यनिष्ठ। अब ये अगली चीज कहता है कि कर्तव्यनिष्ठ जो कर्मचारी होते हैं उन पे बर्नआउट प्रभाव क्या होता है। तो अपन ने वो तो देख लिए कि बर्नआउट के आयाम क्या क्या थे: भावनात्मक, शारीरिक थकावट, उत्पादकता में कमी, और अत्यधिक अमानवीकरण। अब वो कहता है कि जो कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनमें इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो कहता है कि सबसे ज्यादा जो कर्तव्यनिष्ठ और वफादार और मेहनती व्यक्ति होते हैं वही बर्नआउट के शिकार होते हैं। उसका कारण है कि उनकी जो वफादारी के कारण उन पर समय और ऊर्जा का बहुत अधिक दबाव होता है, और वे वर्क लाइफ बैलेंस उनका खत्म हो जाता है। वे केवल काम करने के लिए ही जीते हैं, ठीक है, और निजी जीवन उनका पीछे छूट जाता है। फिर उसमें क्या होता है, उनको सराहना नहीं मिलती है कभी कभी, जब इतनी मेहनत के बाद भी उनके जो काम है उसको पर्याप्त मान्यता नहीं मिल रही, सराहना नहीं मिल रही, अंदर निराशा और मोह भंग पैदा हो जाता है।
इसके कारण उनके मानसिक असर हो जाते हैं, जैसे वो सहकर्मियों के प्रति प्रभाव खो देते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और उनका आत्मविश्वास और आत्म प्रभावशीलता घट जाती है। तो ये होता है कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति पर बर्नआउट का प्रभाव। अब बर्नआउट के कुछ 5 चरण हैं। ये कहता है बर्नआउट अचानक नहीं होता, 5 चरणों से होकर गुजरता है। पहला तो होता है हनीमून चरण यानी हनीमून फेज। ये कहता है इसमें इसकी कुछ विशेषताएं, जैसे कर्मचारी अत्यधिक उत्साह होगा, आशावाद होगा, काम के प्रति पूरा समर्पण होगा, उसको खुद को साबित करने की तीव्र इच्छा होगी। शुरुआत में सब कुछ नया-नया और अच्छा लगता है उसको। फिर दूसरा आता है, इस दूसरी स्टेज होती है तनाव की शुरुआत यानी ऑनसेट ऑफ स्ट्रेस। इसकी विशेषताएं जैसे काम में ठहराव आ गया, उत्पादकता में कमी आ गई, हल्की सी चिंता आ गई, चिड़चिड़ापन आ गया और अत्यधिक काम आ गया उसके ऊपर। यानी कि धीरे-धीरे उसके ऊपर तनाव का दबाव महसूस शुरू हो जाता है। फिर एक होता है दीर्घकालिक तनाव यानी क्रोनिक स्ट्रेस। तो इसकी तीसरी स्टेज है। इसमें क्या होता है लगातार कुंठा और अपनी व्यक्तिगत ज़रूरत या सेहत को वो नज़रअंदाज करता है। मन में कड़वाहट, नाराज़गी पैदा हो जाती है। अब तनाव अब रोज़ की आदत बनने लगता है उसके लिए। फिर उसमें हो जाता है बर्नआउट। बर्नआउट फेज़ आ जाता है चौथे नंबर का। तो उसमें क्या होता है उदासीनता आ जाती है, अत्यधिक शारीरिक और मानसिक थकान आ जाती है, निराशा आ जाती है, शारीरिक बीमारियाँ आ जाती हैं। तो इस समय व्यक्ति पूरी तरह से खाली महसूस करता है, टूटने लगता है। और फिर होता है 5वीं स्टेज यानी हैबिचुअल बर्नआउट यानी अभ्यस्त आदतन बर्नआउट। तो यह स्थिति जीवन का स्थायी हिस्सा बन जाती है। व्यक्ति को बाहरी मदद, सपोर्ट की सख्त ज़रूरत होती है इसमें। वह रोज़मर्रा के काम करने में भी संघर्ष करने लगता है और इससे क्या होता है मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य गंभीर संकट में आ जाता है। तो अपन ने देखे 5 चरण होते हैं। हनीमून चरण, तनाव की शुरुआत, दीर्घकालिक तनाव, बर्नआउट और अभ्यस्त यानी कि आदतन बर्नआउट यानी हैबिचुअल बर्नआउट। फिर कहता है बर्नआउट के पीछे कुछ कारण होते हैं। तो बर्नआउट के पीछे वो कहता है 2 वजह हो सकती हैं। एक तो संगठन से जुड़ी और एक व्यक्तिगत। तो संगठन से जुड़ी में वो कहता है कि ऐसे अत्यधिक कार्यभार है वो, नियंत्रण की कमी, पुरस्कार मान्यता की कमी, खराब कार्य वातावरण, कार्य जीवन असंतुलन और भूमिका में निर्धारण ना होना। ये थी कौन सी संगठनात्मक विशेषताएं। और व्यक्तिगत में वो कहता है जैसे पर्सनैलिटी ट्रेट कौन सा है उसका, टाइप ए का है, टाइप बी का है, ठीक है। और जैसे कुछ लोग होते हैं हर चीज में परफेक्शनिज्म लाना चाहते हैं वो। फिर एक होता है उसका कम क्षमता हो, ठीक है, अगर कोई क्षमतावान ही नहीं है तो उसमें तनाव से निपटने की क्षमता कम है तो उसको ज्यादा तनाव होगा। और एक होता है सामाजिक कारण होता है, ऐसे परिवार से सपोर्ट ना मिलना, अकेलापन और ये सब। तो अपन ने देखे। फिर आगे कहता है बर्नआउट के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो वो कहता है बर्नआउट के लक्षण भावनात्मक थकावट हो सकती है, ठीक है। दूसरा हो सकता है व्यवहार में नकारात्मकता आ जाए, उपलब्धि में कमी महसूस हो, मानसिक लक्षण हो सकते हैं, कुछ शारीरिक लक्षण हो सकते हैं और व्यवहारिक लक्षण हो सकते हैं। भावनात्मक थकावट में जैसे कि काम के प्रति उत्साह पूरी तरह खत्म हो जाए, मानसिक ऊर्जा में गिरावट। व्यवहार में नकारात्मकता जैसे उदासीनता, चिड़चिड़ापन, रूखा व्यवहार, ठीक है। उपलब्धि में कमी जैसे खुद को अयोग्य, असमर्थ माने, काम में संतुष्टि ना मिले, परफॉर्मेंस लगातार गिरे। मानसिक लक्षण में जैसे सिर दर्द, चिंता, डिप्रेशन, ध्यान में कमी। और शारीरिक में भी सिर दर्द, लगातार थकान, अनिद्रा, बीपी बढ़ना, दिल की धड़कन तेज होना। व्यवहारिक में जैसे बिना बताए छुट्टी ले लेना, काम में बिल्कुल न रुचि लगाना, शराब और अन्य जो मादक द्रव्यों का सेवन करना, ये सब है। फिर अपन देखते हैं बर्नआउट को कम करने की कुछ तकनीकें होती हैं। तो क्या कैसे कर सकते हैं? तो कहते हैं मुख्य रूप से 4 चरण या तकनीकें प्रस्तावित की गई हैं। पहले तो आइडेंटिफाई करो यानी पहचान करो बर्नआउट की घटना और इसके फैलाव और लक्षणों का विश्लेषण करना, ताकि व्यक्ति, टीम या पूरे संगठन में तनाव के स्तर का पता लगाया जा सके, ठीक है। दूसरा कहता है इसका रोकथाम यानी प्रिवेंशन, कि बर्नआउट की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही उसे रोकने या कम करने का कदम उठाएं। फिर मध्यस्थता यानी कि बर्नआउट की गति को धीमा करना, रोकना या वापस सामान्य स्थिति में लाना। कि बर्नआउट तो चालू हो गया पर उसको रोक रहे हैं, वापस धीमा कर रहे हैं और सामान्य स्थिति में ला रहे हैं। और एक होता है उपचार यानी रेमिडिएशन। जो लोग पहले से ही बर्नआउट के गंभीर या अंतिम चरण में पहुंच गए हैं उनके इलाज के लिए ये कुछ विशेष तकनीक उपयोग करना, ठीक है। तो ये 4 तकनीक चरण होते हैं इसके। बर्नआउट के पहले पहचान करो, उसको रोक लो पहले शुरू होने से पहले ही, मध्यस्थता कर लो या उपचार कर लो। फिर वो कहता है जो बर्नआउट है उसका सामना, उसे सामना के लिए पारिक क्या कहता है, उसने पारिक ने कुछ विचार दिए थे बर्नआउट के सामने के लिए। तो कहता है कि तनाव होता है और बर्नआउट उसको समझने के लिए उसने बिजली और बल्ब का उदाहरण लिया था।
तो कहता है कि तनाव एक तरीके से बिजली है, ठीक है, और व्यक्ति बिजली का बल्ब है। अगर कम वोल्टेज होगा तो यानी कि अगर वोल्टेज क्षमता से बहुत कम है, यानी कि काम ना के बराबर है, तो बल्ब नहीं जलेगा, यानी कि व्यक्ति वो निष्क्रिय रहेगा। अगर अत्यधिक वोल्टेज या ओवरलोड हो गया तो क्षमता से बहुत ज्यादा काम, तो बल्ब फ्यूज जल जाएगा, यानी कि व्यक्ति बर्नआउट में चल जाएगा। और अगर सही वोल्टेज यानी ऑप्टिमाइज स्ट्रेस है, तो बल्ब केवल तभी सबसे अच्छी रोशनी देगा जब वोल्टेज की क्षमता उसके बिल्कुल अनुकूल होगी। तो ये इसी में सबसे ऑप्टिमाइज स्ट्रेस कहते हैं इसको। फिर वो कहता है बर्नआउट से निपटने के तरीके। अब आते हैं कॉपिंग मैकेनिज्म। तो क्या कहता है, तनाव को सही दिशा दें। बर्नआउट तनाव का अंतिम परिणाम है। व्यक्ति को तनाव से भागने के बजाय इसे सही दिशा देनी चाहिए। पहली चीज तो ये है। और चुनौती के रूप में लें तनाव को। तनाव को खतरा मानने के बजाय एक चुनौती समझना चाहिए। इससे रचनात्मकता बढ़ती है, कार्य जीवन में बेहतर संतुलन बन पाता है। एक ग्लो अप अवधारणा भी है। तो पान ने क्या बोला, बर्नआउट के बिल्कुल विपरीत ग्लो अप शब्द का उपयोग किया था उसने। वो कहता है अगर हम बर्नआउट पैदा करने वाले जो कारण हैं उनके प्रति जागरूक हो जाएं, तो हम इस नकारात्मक अवस्था से बच सकते हैं। और इसका लक्ष्य क्या होता है, यह दृष्टिकोण हमें यह सीखने में मदद करता है कि आप अपनी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को खत्म करने के बजाय उसे ग्लो अप में कैसे बदलें। ठीक है। तो ये ग्लो अप की एक वर्ड दिया था किसने, पारेख ने। अब वो कहता है कि कैसे क्या करना है। तो कहता है कि अपन देखेंगे लेफ्ट साइड में तो कुछ नेगेटिव फैक्टर दिए हुए हैं। वे स्थितियां जो बर्नआउट, थकावट, निराशा की तरह ले जाती है, की ओर ले जाती हैं। और एक होती है बीच में दिया हुआ है जो कन्वर्जन स्ट्रेटजीज हैं, जिसके द्वारा हम नकारात्मक चीजों को ठीक किया जा सकता है। और दाहिने तरफ अपन देखेंगे कुछ पॉजिटिव चीजें हैं जिनको अपनाने के बाद ग्लो का विकास होता है। ठीक है। तो जैसे देखते हैं, पहले जैसे तनाव का असंतुलन है। ठीक है। यानी बहुत कम या बहुत ज्यादा तनाव है, हाइपो या हाइपर स्ट्रेस है। तो इसको बदलने की रणनीति हो सकता है स्वनियमन यानी सेल्फ रेगुलेशन। इससे क्या होगा, संतुलित तनाव स्तर आ जाएगा, ऑप्टिमाइज स्ट्रेस लेवल आ जाएगा। फिर वो कहता है अगर डिस्ट्रेस है, यानी कि नकारात्मक तनाव है, डर है, चिंता है, तो तनाव का रूपांतरण कर लो, यानी दृष्टिकोण में बदलाव कर लो। ठीक है। इससे क्या होगा, यू स्ट्रेस हो जाएगा, सकारात्मक तनाव होगा जो काम करने के लिए प्रेरित करेगा। तो अपन ने देखा तनाव अगर असंतुलन है तो स्वयं नियमन कर लो, सेल्फ रेगुलेशन, तो संतुलित तनाव हो जाएगा। डिस्ट्रेस है तो तनाव का रूपांतरण कर लो, यानी कि यू स्ट्रेस बना लो। फिर कहता है अगर तनावग्रस्त व्यक्तित्व है तो स्व स्वीकृति कर लो, उसको सेल्फ एक्सेप्टेंस कर लो, यानी कि खुद को स्वीकारना और मानसिक मजबूती बढ़ाना। इससे क्या होगा, तनाव रोधी व्यक्तित्व बन जाएगा अपना। कि तनावग्रस्त व्यक्तित्व है, उसकी जगह अपन स्व स्वीकृति कर लें, क्या मैं तो ऐसा ही हूँ, तो उसको अपन ठीक कर सकते हैं, तनाव रोधी व्यक्तित्व बन जाएंगे। विपरीत स्थिति में भी स्थिर रहने का वाला स्वभाव अपन डेवलप कर पाएंगे। फिर कहता है काम भूमिका से अलगाव है अगर किसी में, तो वो कहता है आत्म प्रभावकारिता डेवलप करो, यानी कि अपने काम में अपनी कुशलता और क्षमता पहचान। उसके बाद क्या होगा, अपन प्रेरणादायक भूमिका निभा सकते हैं, काम में रुचि और प्रेरणा पा सकते हैं। फिर कहता है अस्वास्थ्यकर या गैर कार्य जीवन है। ठीक है। यानी हॉस्टाइल नॉन वर्क लाइफ है, यानी घर या पर्सनल लाइफ में अशांति है। तो समुदाय या परिवार से जुड़े हैं अपन, उसके कारण हमारे सहयोगात्मक गैर कार्य योजना हो जाएगी, यानी कि पर्सनल लाइफ में शांति और सहयोग जाएगा अपन को। फिर वो कहता है तनाव बढ़ाने वाली जीवन शैली है अगर अपनी, तो अपने स्वस्थ आदतें अपनाएं, तनाव दूर करने वाली जीवन शैली आ जाएगी अपने अंदर। फिर वो कहता है बचाव की शैली और खराब माहौल है अपनी, मतलब अवेयरनेस टेक्निक ही खराब है अपनी, या खराब माहौल है अपने आसपास, तो अपन किसी का सहयोग या प्रशिक्षण ले लें। ठीक है। और उसके कारण सकारात्मक दृष्टिकोण बनेगा और सहयोगी माहौल बनेगा। तो अपन ने ये कुछ चीजें देखी ग्लो अप के लिए क्या क्या कर रहे हैं। पहले तो अपन ने देखा तनाव में असलन है तो स्व नियमन करें, संतुलित तनाव आ जाएगा। डिस्ट्रेस है तो उसका तनाव का रूपांतरण करें, यू स्ट्रेस आ जाएगा। तनावग्रस्त व्यक्तित्व है तो स्व स्वीकृति करें और तनाव रोधी व्यक्तित्व बन जाएगा। काम भूमिका से अलगाव है तो आत्म प्रभावकारिता माने और अपनाएं, और इसके प्रेरणादायक भूमिका में अपन आ जाएंगे। अस्वस्थकर जीवन शैली है या फिर अस्वस्थकर गैर कार्य योजना है, मतलब हॉस्टाइल नॉन वर्क लाइफ वो अपना कल्चर है, तो उसको समुदाय परिवार से जुड़ना चाहिए, सपोर्टिव नेटवर्क लाइफ बन जाएगी। तनाव बढ़ाने वाली जीवन शैली तो स्वस्थ आदतें अपनाएं। ठीक है। और एक है बचाव की शैली और खराब माहौल है तो सहयोग और प्रशिक्षण ले लें, जिससे सकारात्मक दृष्टिकोण और सहयोगी माहौल बनेगा।
तो मुख्य निष्कर्ष क्या आते हैं? तो कहते हैं नकारात्मक कारक प्लस सही रणनीति होगा तो ग्लो अप हो जाएगा। ठीक है। यदि आप अपने तनाव के स्तर और जीवन शैली और काम करने के तरीकों में छोटी छोटी बातें या कन्वर्जन स्ट्रेटीज अपनाते हैं तो आप बर्नआउट से बचकर ग्लो अप की स्थिति में पहुंच सकते हैं। यही कहता है कौन सा पारेख। अपन आगे चले तो कहता है संगठनात्मक रणनीति, उसके तहत तनाव प्रबंधन कैसे करें। तो कहता है उसको देखते हैं अपन। वो कहता है तनाव और रचनात्मक पर्यवेक्षण होगा पहले तो उसमें कहता है कि तनाव का मूल कारण जैसे तनाव व्यक्तिगत और संगठनात्मक कारणों के बीच होने वाली बातचीत का एक नतीजा है। ठीक है। कि जो ऑफिस में कोई तनाव हो रहा है वो क्यों होता है, व्यक्तिगत रीजन हो सकते हैं और संगठनात्मक कारण हो सकते हैं, उनके बीच बातचीत का एक नतीजा है। तो इसमें एक सुपरवाइजर की बहुत अहम भूमिका होती है, पर्यवेक्षक की। वो कहता है अगर एक अच्छा सुपरवाइजर है तो कर्मचारियों के कार्य कौशल और उनके आत्मसम्मान को बढ़ावा दे सकता है और कर्मियों के बीच आपसी सहयोग को प्रोत्साहित कर सकता है। फिर वो आगे कहता है कि संचार सुगम बनाए, है ना। तो गलत फहमियां दूर करने में खुला और बेहतर संचार अफवाह गलत फहमी को खत्म करता है कोई अच्छा पर्यवेक्षक। और उत्पादकता बढ़ाने में जैसे कि बॉस कर्मचारियों के साथ अगर सीधे ईमानदारी और सही तरीके से बातचीत करता है तो कर्मचारी अपने विचार भावनाओं और विश्वासों को खुलकर व्यक्त कर पाते हैं जिससे उत्पादकता बढ़ती है। तो अपन क्या देख रहे थे, अपन देख रहे थे कि संगठन में कुछ रणनीतियां अपना सकते हैं जिसके तहत क्या होता है जो अपना तनाव है और तनाव और रचनात्मक पर्यवेक्षण तथा मूल्यांकन। ठीक है। तो उनको देख रहे थे अपन तनाव और रचनात्मक पर्यवेक्षण में। और मूल्यांकन कैसे? तो मूल्यांकन में कहता है अगर कर्मचारियों का डर होता है कि कर्मचारियों का मूल्यांकन करना सुपरवाइजर का विशेष अधिकार है, पर इसके लेकर वो डरे हुए होते हैं, सावधान रहते हैं, तो हमें रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। एक रचनात्मक सुपरवाइजर को मूल्यांकन के सही और पारदर्शी तरीकों का उपयोग करना चाहिए। ठीक है। कर्मचारी का विश्वास जीतना चाहिए और परिणाम क्या होगा उसका उसका मूल्यांकन का माहौल सकारात्मक होगा जिससे कर्मचारी प्रक्रिया से डरने के बजाय नए कौशल सीखने और विकसित करने के लिए प्रेरित होंगे। तो सीधी बात है, ये एक्चुअली में एक पर्यवेक्षक की भूमिका क्या है संगठन के लेवल पे तनाव को कम करने में, उसकी बात करता है। ठीक है। तो उसमें एक तो वो उसका रचनात्मक पर्यवेक्षण और एक है उसका मूल्यांकन, इनकी बात करता है। तो रचनात्मक पर्यवेक्षण में तो अपन ने देखा था। ठीक है। और एक अपन ने देख लिया उसका मूल्यांकन कैसे करें। फिर अपन आगे चलें तो ये कहता है संगठनात्मक कुछ रणनीतियां होती हैं। ठीक है। तो वो एक अच्छा बॉस अपने कर्मचारियों के तनाव को कैसे कम कर सकता है, तो कार्यभार को कम करना, रीडिस्ट्रीब्यूटिंग वर्कलोड। तो बॉस कर्मचारी को जिम्मेदारी को इस तरीके से व्यवस्थित करना चाहिए कि काम ठीक से संभाल सकें वो। कई बार कर्मचारियों के पास हर काम करने का ज्ञान स्किल नहीं होती है, इसलिए क्षमता के हिसाब से उनको काम बांटना चाहिए। तो पहला तो हो गया कार्यभार कम करें उनका। ठीक है। फिर दूसरा सहकर्मियों के बीच सहयोग के लिए चैनल बनाना, कि कर्मचारियों के लिए भावनात्मक सहारा और सामाजिक समर्थन बहुत जरूरी होती है, इसलिए बॉस को क्या होता है अकेले काम करने के बजाय टीम वर्क को बढ़ावा देना चाहिए ताकि लोग एक दूसरे से मदद ले सकें और एक दूसरे की मदद कर सकें। तो सहकर्मियों के बीच सहयोग के चैनल बनाना और कर्मचारियों की व्यक्तिगत समस्याओं से निपटने में भी वो हेल्प कर सकता है। कैसे? हर कर्मचारी की अपनी कुछ व्यक्तिगत निजी समस्याएं होती हैं, तो एक सहानुभूति रखने वाला बॉस परिस्थितियों को समझता है और समस्या को दूर करने में मदद करता है। ठीक है। तो अपन ने देख लिए कि एक बॉस कैसे हेल्प कर सकता है पर्यवेक्षक, कार्यभार को कम करके सहकर्मियों के बीच सहयोग के चैनल बना के कर्मचारियों की व्यक्तिगत समस्याओं से निपटने में भी। फिर होता है व्यक्तिगत रणनीतियां। तो व्यक्तिगत रणनीतियों में कैसे कहता है कि कोई इंसान खुद अपने स्तर पर तनाव से कैसे बच सकता है, तो उसके लिए वे अपनी शरीर की सुने, लिसन टू योर बॉडी, यानी कि जब शरीर में थकान, मांसपेशियों में खिंचाव, उदासी, सुस्ती महसूस हो तो समझ जाए कि शरीर अब और दबाव सहन नहीं कर सकता। शरीर इन संकेत पहचान कर आराम देना जरूरी है शरीर को। फिर कहता है तनाव के प्रति अपनी धारणा का नियंत्रण करें, कि तनाव सबसे बड़ा कारण है कि हमारी अपनी सोच होती है। ठीक है। तो सबसे बड़ा कारण क्या है तनाव का, कि हमारी अपनी सोच है। तो हमें नजरिया बनाना चाहिए कि तनाव को हम बदल सकते हैं, उनके लिए मेहनत करें, जिन चीजों को बदला नहीं जा सकता उन्हें स्वीकार कर लें। तो बस ये कहता है। फिर कहता है अपनी अपेक्षाएं कम करें, क्योंकि सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, कि अपनी वास्तविक क्षमताओं और ताकतों को पहचान कर ही लक्ष्य सेट करें। ऐसे लक्ष्य ना बनाएं जिन्हें पाना असंभव हो, जो बाद में असफलता या निराशा दें। ठीक है। और साथ ही दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखना बंद कर दें।
फिर आगे कहता है कि व्यक्तिगत व्यक्तित्व और तनाव के संबंध को बहुत ही अपन देखते हैं। व्यक्तित्व और तनाव, उनके बीच में क्या संबंध है। तो अपना नया टॉपिक आ गया अभी। तो ये कहता है व्यक्तित्व क्या है। कहता है कि हम क्या सोचते हैं, हम कैसे सोचते हैं, महसूस क्या करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, इन सब चीजों का एक स्थायी तरीका होता है, और वही हमारा व्यक्तित्व है। ठीक है। तो हम परिभाषा में बताएंगे हम कैसे सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं। इन सब का एक स्थायी तरीका होता है, वही हमारा व्यक्तित्व है। यही चीजें हमें दूसरों से अलग और यूनिक बनाती है। ठीक है। और पर्सनैलिटी ये तय करती है कि हम किसी तनावपूर्ण स्थिति यानी स्ट्रेस को किस नजरिए से देखते हैं और उसे कैसे संभालते हैं। अब वो कहता है व्यक्तित्व और तनाव का संबंध क्या है। तो कहता है हर इंसान एक ही स्थिति को अलग अलग तरीके से महसूस करता है। कोई तो चुनौती या खतरा मान सकता है। ठीक है। तो एक ही घटना को एक व्यक्ति केवल एक चुनौती मान सकता है, जबकि दूसरा उसे खतरा मानकर तनाव में आ सकता है। यही अंतर तय करता है कि किसको कितना तनाव होगा। तो व्यक्तित्व और तनाव का संबंध ये है। ठीक है। अब वो कहता है व्यक्तित्व के गुण और तनाव पर उनका प्रभाव क्या पड़ता है। तो अपन देखते हैं। तो ये कहता है व्यक्तित्व के कुछ गुण बताएं, उनकी कुछ विशेषताएं बताएं और तनाव पर उसका प्रभाव बताएं। तो ये कहता है पहला व्यक्तित्व का गुण होता है न्यूरोटिज्म। ये चिंतित, संवेदनशील, नकारात्मक सोच रखने वाले होते हैं, और इनको तनाव जल्दी हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर जल्दी परेशान हो जाते हैं। ये होते हैं बहिर्मुखता वाले। ये मिलनसार, सक्रिय, आशावादी होते हैं, तनाव बेहतर संभालते हैं, दूसरों से मदद और सहयोग लेते हैं ये। फिर एक होते हैं कर्तव्यनिष्ठ। ये जिम्मेदार, संगठित और लक्ष्योन्मुख होते हैं। ये तनाव इनमें नियंत्रित रहता है, समस्याओं का व्यवस्थित हल ढूंढ लेते हैं ये। फिर एक होते हैं अनुकूलता वाले। ये सहयोगी, दयालु और समझदार होते हैं। ये संबंध इनके अच्छे रहते हैं और रिश्तों में तनाव कम रहता है इनके। फिर एक होता है अनुभव के प्रति खुलापन रखने वाले, ओपननेस वाले। ये रचनात्मक, जिज्ञासु, लचीला दृष्टिकोण रखते हैं, और ये परिवर्तन अपनाते हैं, मतलब बदलाव को आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, तनाव को अवसर में बदल देते हैं। तो ये होते हैं ओपननेस वाले। ठीक है। तो अपन ने देखे कुछ व्यक्तित्व के गुण होते हैं, और तनाव पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है। तो एक होते हैं न्यूरोटिज्म, एक होता है बहिर्मुखता, कर्तव्यनिष्ठ, अनुकूलता, और एक होता है अनुभव के प्रति खुलापन। न्यूरोटिज्म वाले तनाव में आ जाते हैं, बहिर्मुखता वाले तनाव को बेहतर संभाल लेते हैं और हेल्प ले लेते हैं, कर्तव्यनिष्ठ वाले तनाव को नियंत्रित कर लेते हैं और व्यवस्थित हल ढूंढ लेते हैं, और अनुकूलता वाले सबसे अच्छे संबंध रखते हैं और उनके जो रिश्ते होते हैं उनमें तनाव कम रहता है। और अनुभव के प्रति खुलापन रखने वाले क्या करते हैं, बदलाव को ही स्वीकार लेते हैं, तनाव को अवसर में बदल देते हैं। फिर वो कहता है व्यक्तित्व के प्रकार और तनाव प्रबंधन शैलियां होती हैं कुछ, तो उनको देखते हैं। तो अगला आता है व्यक्तित्व के प्रकार और तनाव प्रबंधन शैलियां। तो टाइप ए, टाइप बी आता है। कहता है टाइप ए व्यक्ति होते हैं वो प्रतिस्पर्धी होते हैं, अधीर होते हैं, समय का दबाव महसूस करने वाले होते हैं, इनमें तनाव अधिक होता है, स्वास्थ्य जोखिम भी ज्यादा रहता है। फिर टाइप बी वाले होते हैं शांत होते हैं, धैर्यवान होते हैं और लचीले होते हैं, इनमें तनाव कम होता है और स्वास्थ्य बेहतर होता है। ये तो हो गए टाइप ए, टाइप बी में। एक होते हैं आशावादी व्यक्ति और एक होते हैं निराशावादी। आशावादी हमेशा सकारात्मक सोच रखते हैं, तनाव से जल्दी उबर जाते हैं और मानसिक मजबूती अधिक होती है। निराशावादी नकारात्मक सोच रखते हैं, हार मान लेते हैं, तनाव, डिप्रेशन अधिक महसूस करते हैं। तो स्वास्थ्य तनाव प्रबंधन हेतु सुझाव में कह रहा है कि अपनी शक्ति और कमजोरी को पहचानो, आत्मविश्वास बढ़ाएं, समय प्रबंधन और योजना बनाना, यानी कि कार्यों को सही तरीके से प्लान करें, सकारात्मक सोच और स्वस्थ संबंध बनाएं, सामाजिक सहयोग लें, ध्यान, व्यायाम, विश्राम, और इन्हें अपनी दिनचर्या में नियमित शामिल करें। फिर कहता है तनाव के मुख्य स्रोत होते हैं। डायग्राम के अनुसार अपन देखें तो भूमिका से जुड़ा तनाव होता है कुछ, जैसे अपनी जिम्मेदारी या पद के कारण तनाव, शारीरिक स्थिति होती है जैसे बीमारी, थकान, शारीरिक असुविधा के कारण, जिम्मेदारियों के कारण भी होता है जैसे काम या घर का बढ़ता दबाव। फिर आपसी मनमुटाव जैसे दोस्त, परिवार, सहयोगियों के साथ झगड़े। फिर स्कूल, कार्यस्थल माहौल होता है जैसे पढ़ाई या नौकरी की जगह का माहौल। फिर होता है भावनात्मक श्रम, जैसे भावनाओं का कर काम करना। और एक होता है जीवन की घटनाएं। अब वो कहता है जीवन की घटनाएं ये बदलाव है जो अचानक आ सकते हैं, धीरे धीरे हमारी दिनचर्या को प्रभावित करें। ठीक है। योजनाबद्ध होते हैं जैसे नए घर खरीदना या नए घर में शिफ्ट होना। और ये कुछ होते हैं अचानक अप्रत्याशित, जैसे कोई पुराना या गहरा रिश्ता अचानक टूट जाता है। ठीक है।
तो ये होते हैं जीवन की घटनाएं, योजनाबद्ध भी हो सकती है और अचानक भी हो सकती हैं। फिर होती है परेशान करने वाली दैनिक घटनाएं। ये बड़े बदलाव नहीं होते हैं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में होने वाली छोटी मोटी असुविधाएं होती हैं, जो व्यक्तिगत स्तर पर तनाव पैदा करती हैं। जैसे शोर शराबा वाला माहौल, रोज का आना जाना, पड़ोसियों से अनबन और झगड़ा, बिजली पानी की किल्लत, यातायात की भीड़। फिर होती हैं अभिघातक घटनाएं। क्या होती हैं ये? ऐसी दर्दनाक घटनाएं जो इंसान को अंदर से झकझोर देती है। आग लगना, सड़क या ट्रेन दुर्घटना, डकैती, लूट, भूकंप या सुनामी। इनका असर क्या होता है? असर घटना के कुछ समय बाद भी बना रहता है। लक्षण जैसे घबराहट हो गई, बार बार वही घटना आंखों के सामने घूमना, बुरे सपने आना, मन में अनचाहे अनावश्यक विचार आते रहना। तो अभिघातज जो उत्तर दबाव विकार एक टर्म होती है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये क्या है? जब कोई इंसान किसी भयानक हादसे से उबर नहीं पाता तो उसे पीएसटीडी कहते हैं। उसमें क्या होता है, इंसान उस दर्दनाक हादसे को ना चाहते हुए भी बार बार सोचता है। घटना के पुराने दृश्य बार बार मन में घूमते हैं। काफी समय बीत जाने के बाद भी इंसान उस डर से बाहर नहीं निकल पाता। फिर होता है मूल्यांकन आशंका दबाव। तो ये क्या है? इवेल्युएटिव स्ट्रेस। ये कहता है जब किसी परीक्षा, टेस्ट में आपकी काबिलियत को परखा जाता है, तो उस समय महसूस होने वाला तनाव, इसे आम भाषा में परीक्षा की दुश्चिंता भी कहते हैं, नहीं एंजाइटी भी कहते हैं। इंसान ऐसी स्थिति को अपने लिए एक व्यक्तिगत खतरा मानता है। एकाग्रता की कमी होती है इसमें, असफलता का डर सताना है इसमें, बेबस या असहाय महसूस होना, अपनी प्रतिष्ठा या सम्मान खोने का डर लगा रहता है उसको। ठीक है। फिर कुछ होती है संभावित दबाव पूर्ण जीवन घटना मापनी। तो ये क्या है कि प्रिजम्पटिव स्ट्रेस लाइफ इवेंट स्केल होती है। ये एक ऐसा स्केल है या फिर पैमाना है जिससे नापा जाता है कि किसी व्यक्ति के जीवन में कितना तनाव है। इसे विकसित किया था होम्स और राय ने। ये भारतीय समाज परिस्थितियों के हिसाब से इसे सिंह और कौर ने डाला था। ये कैसे काम करता है? इसमें क्या 51 घटनाएं या फिर बदलावों की लिस्ट है जो व्यक्ति अपने जीवन में महसूस करता है। हर घटना की गंभीरता के हिसाब से उसे एक अंक दिया जाता है। जैसे जीवन साथी की मृत्यु उसको 95 और व्यक्तिगत बीमारी है उसको 56। तनाव अंक, तो इसमें क्या होता है, जैसे व्यक्ति के जीवन में जो जो घटनाएं हुई हैं उनके अंक को जोड़ दिया जाता है और कुल योग फल ही उस व्यक्ति का तनाव अंक होता है। तो अपन ने ये चीज देख लिया। फिर आता है दबाव को कम करने और उनका समाधान करने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे मनोवैज्ञानिक तरीके होते हैं। उसमें पहला आता है असहाय आदतों पर विजय। जैसे जैसे पूर्णतावादी की एक अपनी दिक्कत होती है, वो कि सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए, उस वाली सोच को छोड़ दें। एक परिहार, यानी कि चुनौतियों को गलत या कम कम आकलन ना करना, ठीक है, यानी कि उनको अवॉइड नहीं करें। ठीक है। और एक विलंबन की, जरूरी कामों को टालने की आदत से भी अपन को बचना चाहिए। ये तो हो गया असहाय आदतों पे विजय, पूर्णतावादी, परिहार और विलंबन। फिर एक होती है सकारात्मक अभिवृत्ति, यानी वास्तविकता का सही आकलन करें, सही शून्यता और समन्वय रखें, दूसरों के विचारों को स्वीकारें और तालमेल बिठाएं, और एक खुलापन और हंसमुख स्वभाव अपनाएं। फिर एक होता है सृजनात्मक मानस प्रत्यक्षीकरण। ये क्या है? इसमें व्यक्ति अपनी आंखें बंद करके मन को शांत करता है, काल्पनिक सकारात्मक दृश्यों की कल्पना करता है। ठीक है। इससे क्या होता है? इससे मन शांत होता है, शरीर विश्राम में आता है और अनचाहे विचार होते हैं। व्यक्ति में रचनात्मक ऊर्जा आती है जिससे वह अपने सपनों को हकीकत में बदल सके। फिर आती है अपना संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक तकनीकें। ठीक है। तो व्यक्ति को इसमें क्या करता है? तनाव के खिलाफ मजबूत बनाता है। ये मिचन बॉम्ब था, उसकी स्ट्रेस इनोकुलेशन ट्रेनिंग थी एक, उसके द्वारा इसने उसने मतलब उसने बनाया एक्चुअली में, इसने मिचन बॉम्ब की स्ट्रेस इनोकुलेशन ट्रेनिंग वो है। इसका मुख्य मकसद है कि नकारात्मक और आंतरिक जो अतार्किक विचार है उसकी जगह सकारात्मक और तर्कसंगत विचार लाना। अब ये कैसे लाएंगे? इसके तीन चरण है। एक तो मूल्यांकन करना, एक दबाव न्यूनीकरण तकनीक अपनाना, और एक होता है अनुप्रयोग और निवृत्ति कार्रवाई लाना। ठीक है। तो ये कैसे बनाएगा व्यक्ति को तनाव के खिलाफ मजबूत, उसकी बात करता है मिचन बॉम्ब। तो मूल्यांकन समस्या की प्रकृति और व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने की बात करता है, पहली चीज तो। ठीक है। फिर इसमें दबाव न्यूनीकरण तकनीक अपनाने की बात करता है, जिसमें रिल, रिलैक्सेशन, विश्रांति की, और खुद को सकारात्मक निर्देश देना सिखाता है वो। और तीसरी बात करता है अनुपयोग या अनुवर्ती कार्रवाई की, जैसे सीखी गई तकनीकों को असल जिंदगी में लागू करना। फिर एक होती है जैव प्रति प्राप्ति या बायो फीडबैक। इसमें क्या होता है
ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शरीर की प्रतिक्रियाओं को मॉनिटर करके उन्हें शांत करना सिखाया जाता है। इसके साथ विश्रांति प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसके 3 चरण होते हैं: एसीटी अवेयरनेस यानी जागरूकता, सी यानी कंट्रोल, टी यानी ट्रांसफॉर्मिंग यानी अंतरण। तो अवेयरनेस में शरीर में हो रहे बदलाव के प्रति जागरूक होना होता है। उस शारीरिक प्रतिक्रिया को शांत और नियंत्रित करने के उपाय सीखने होते हैं कंट्रोल में। और फिर अपन क्या करते हैं, ट्रांसफरिंग, इस नियंत्रण को अपनी सामान्य दैनिक जिंदगी में इस्तेमाल करें। ठीक है, तो ये हो गया है बायोफीडबैक मैकेनिज्म। अब आगे आता है एक स्वास्थ्य प्रबंधन। उसमें क्या आता है, एक दवा प्रतिरोधी व्यक्तित्व होता है, उसकी बात करिए। तो ये कहता है कि तनाव जो स्वास्थ्य प्रबंधन में अपन देखते हैं सबसे पहले कैसे करेंगे किसी के स्वास्थ्य को प्रबंधन। तो स्वास्थ्य प्रबंधन में एक पहले होता है विश्रांति तकनीक है। ये कहता है मन को शांत और शरीर को रिलैक्स करने का कौशल है। ये सांस लेने की क्रिया के साथ साथ मांसपेशियों को ढीला और शांत किया जाता है। फिर एक होता है आहार यानी संतुलित भोजन, जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व हों। ऐसा खाना जो शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए। फिर एक होता है व्यायाम, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, सांस लेने की क्षमता मजबूत करता है, शरीर में स्फूर्ति आती है और दिल की कार्य क्षमता भी सुधरती है। फिर होता है योग और ध्यान प्रक्रियाएं। इससे ध्यान केंद्रित करने और चेतना का स्तर बढ़ाने में मदद मिलती है। शारीरिक मानसिक दोनों तरह के लाभ मिलते हैं। फिर कहता है दवा प्रतिरोधी व्यक्तित्व, ये कोबासा द्वारा दिया गया था। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हार्डीनेस। तो ये कहता है कोबासा के अनुसार उन लोगों का व्यक्तित्व जिन्हें तनाव का स्तर बहुत अधिक होता है लेकिन वे बहुत कम बीमार पड़ते हैं। ऐसे लोगों में 3 मुख्य गुण होते हैं। ठीक है, उन्हें वो गुण कौन से हैं, तो इनको 3C यानी कि कहते हैं कमिटमेंट, कंट्रोल, चैलेंज यानी प्रतिबद्धता, अपने काम, रुचि, परिवार और सामाजिक जीवन के प्रति पूरी निष्ठा। फिर होता है नियंत्रण यानी कंट्रोल, मानना कि अपने जीवन और परिस्थितियों पर उनका खुद का नियंत्रण है। और चुनौती यानी चैलेंज, जीवन में आने वाले बदलाव, समस्याओं को खतरा न मानकर उन्हें सामान्य चुनौती या सकारात्मक अवसर माने। तो ये है दवा प्रतिरोधी व्यक्ति कोबासा का। फिर एक एडलर और पार्कर द्वारा भी कुछ युक्तियां दी गई है। तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि तनाव से निपटने के लिए उन्होंने 3 तरीके बताए हैं। वो कहता है तो कृत अभिन्यस यानी टास्क ओरिएंटेड। वो कहता है समस्या पर सीधा काम करना, तनाव पूर्ण स्थिति की जानकारी जुटाना, सही विकल्पों की तलाश करना, नतीजों का आकलन करके प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लेना और समस्या को सुलझाना। फिर एक होता है इमोशनल ओरिएंटेड यानी संवेग अभिविन्यास। वो कहता है भावनाओं को संभालना, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, मन में पॉजिटिव विचार लाना, खुद को समझना। फिर एक होता है परिहार अभिविन्यास। तो ये कहता है अवॉइडेंस ओरिएंटेड, समस्या से ध्यान हटाना, यानी कि तनावपूर्ण विचारों और समस्या की गंभीरता को नकारना और खुद को बचाने वाले विचारों पर ध्यान देना। तो 3 तरीके के बताए हैं इसने, एडलर और पार्कर ने। एक तो टास्क ओरिएंटेड, इमोशन ओरिएंटेड और अवॉइडेंस ओरिएंटेड। फिर है लेजारस फॉकमैन, इन्होंने भी कुछ युक्तियां दी हैं। वे कहता है ये 2 तरीके बताता है कि समस्या केंद्रित और संवेग केंद्रित। तो समस्या केंद्रित में कहता है तनाव पैदा करने वाली की मुख्य वजह घटना को ही बदल देना, इसका मकसद है समस्या केंद्रित में। इसमें जानकारी जुटाई जाती है, सही विकल्प चुने जाते हैं और अपनी गलतियों में सुधार किया जाता है। यदि किसी परीक्षा में जैसे असफलता मिलती है तो दुखी होने के बजाय हमें अधिक मेहनत करना चाहिए और अपने कमियों को सुधारना चाहिए। ये हो गई समस्या केंद्रित। और संवेग केंद्रित में कहता है समस्या को बदलने के बजाय उससे पैदा होने हुई जो भावनाएं तनाव को ही कम कर दे। तो परीक्षा का तनाव होने पर थोड़ी देर घूमने चला जाए, दोस्तों या अपनों से मिलें या अपनी पसंदीदा काम हॉबी करने, ताकि मन अपना हल्का हो जाए। तो ये हो गया संवेग केंद्रित। तो ये भी कौन सी 2 बात करता है, प्रॉब्लम फोकस्ड और इमोशन फोकस्ड। फिर अपन आगे चलें, एक होता है जीवन कौशल, अब लाइफ स्किल्स, और तनाव से निपटने में मदद करने वाली कुछ मुख्य कौशल होते हैं, उनको देख लेते हैं। तो जीवन कौशल क्या है, तो जीवन कौशल ये ऐसी क्षमताएं या योग्यताएं हैं जो हमें दैनिक जीवन की मांग, परेशानी, चुनौतियों से निपटने के काबिल बनाती हैं। इसमें पहली एक होती है आग्रहीता। आग्रहीता क्या है, जैसे बिना झिझक या डरे अपनी बात, भावनाएं, जरूरतें, विचार स्पष्ट आत्मविश्वास के साथ दूसरों के सामने रखें। इसमें शामिल है जैसे किसी के गलत या अनुचित निवेदन को ना कहना, बिना किसी हिचकिचाहट के मत व्यक्त कर देना। ठीक है, प्रेम, क्रोध जैसी भावनाओं को सही तरीके से खुलकर व्यक्त करना। ये हो गया। अब आग्रही होता है कि व्यक्ति, तो उसके फायदे क्या हैं, इससे उच्च आत्मविश्वास आता है, आत्मसम्मान आता है, स्वयं की पहचान की मजबूत भावना आती है।
फिर दूसरी चीज अपन अपना सकते हैं समय प्रबंधन की। तो अपना समय उन कामों में लगाना जिन्हें हम महत्व देते हैं, तो आपको लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करते हैं। तो अपनी प्राथमिकताओं और जानकारियों की वास्तविकता को समझना और काम को निश्चित समय समय में पूरा करना। इससे क्या होगा, हम अपना समय कैसे बिताते हैं, इससे हमारे जीवन की गुणवत्ता तय होती है। ठीक है, तो समय प्रबंधन आ गई था, दो चीजें देखी। फिर संबंधों में सुधार। तो कहता है कि रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए तीन कौशल अपने पास होने चाहिए। एक तो सुनना, एक होता है अभिव्यक्त करना, और एक होता है स्वीकार करना। तो सुनना तो क्या है, दूसरे व्यक्ति क्या कह रहा है उसे ध्यान से सुनना। व्यक्त करना यानी आप खुद कैसा महसूस करते हो, क्या सोचते हैं, उसे सही से कहना। और स्वीकारना होता है दूसरे की भावना और विचारों को स्वीकार करना, भले ही आपके विचारों से अलग क्यों नहीं हो। तो ये हो गया। फिर एक होता है स्थिति स्थापन, रिजिलियंस यानी लचीलापन। तो कहता है भारी दबाव, दुख या संकट के बावजूद टूट जाने के बजाय पुनः अपनी सामान्य स्थिति में लौट आना, यही क्या है, स्थिति स्थापन। ठीक है, वापस बाउंस बैक करना ही स्थिति स्थापन है। अब ये कहता है इसके तीन मुख्य आधार हो सकते हैं, साधन हो सकते हैं। तो पहले अपन देखेंगे मेरे पास क्या है, सामाजिक और अंतर्वैयक्तिक ताकत, जैसे परिवार दोस्त जो मदद कर सकें। फिर अपन देखेंगे मैं हूँ, क्या हूँ, आंतरिक शक्ति है, आत्म बल है, मेरा खुद का विचार है, और मैं समर्थ हूँ, कैन, आत्मविश्वास से समस्याओं को सुलझाने का कौशल। तो स्थिति स्थापन में तीन चीजें मुख्य होती हैं मेरे पास हैं, अपने सामाजिक और अंतर्वैयक्तिक ताकत, फिर मैं हूँ आंतरिक शक्ति, और एक होता है अपना मैं समर्थ हूँ, आत्मविश्वास और समस्याओं को सुलझाने का कौशल। और फिर एक और है इसमें सामाजिक अवलंबन। तो ये क्या होता है कि ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे लोगों का आपके साथ होना जिन पर आप भरोसा करते हैं, जो आपके लिए मूल्यवान है। ये तीन प्रकार का होता है। एक तो मूर्त अवलंबन, इसमें क्या होता है, पैसे, सामान, किसी वस्तु से सीधी मदद करना। फिर एक होता है सूचनात्मक अवलंबन, जैसे सलाह देना, दूसरों से जानकारी और गाइडेंस देना। ठीक है, दूसरों से सलाह लेना या फिर दूसरों के अनुभवों से जानकारी या गाइडेंस लेना। और एक होता है सामविक अवलंबन, सामवेगिक। तो इसमें क्या आता है कि भावनात्मक साथ देना, यह एहसास कराना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरे लिए खास हो। तो ये हो गए तीन प्रकार के अवलंबन सामाजिक अवलंबन में, मूर्त अवलंबन, सूचनात्मक अवलंबन और सामवेगिक अवलंबन। फिर आता है अगला अपना टॉपिक, कार्यस्थल पर लैंगिक मुद्दे। तो ये क्या कहता है, कार्यस्थल पर लैंगिक मुद्दे से क्या समझते हैं। तो कहता है कार्यस्थल पर महिलाओं, पुरुषों या अन्य लैंगिक पहचान के लोगों के साथ होने वाला असमान व्यवहार, भेदभाव या समान अवसरों की कमी को लैंगिक मुद्दे कहा जाता है। तो सिर्फ महिला, पुरुष या अन्य लैंगिक पहचान के लोगों के साथ, ठीक है, असमान व्यवहार या फिर भेदभाव। अब ये कहता है कि इनको कैसे समझे। तो एक तो वेतन असमानता होती है कि क्या है, एक ही काम करने और समान योग्यता होने के बावजूद महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम तनख्वाह वेतन मिलना। दूसरा होता है ग्लास सीलिंग,